हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सचिन अग्निहोत्री, फिजिक्स फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। तो अपन ने INPHO 2018 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत से लेके लास्ट तक सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इट इज समवॉट रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो ये बोल रहा है, देखो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन पढ़ते हैं। देखो, कंसिडर एन इनफाइनाइट लैडर ऑफ रजिस्टर, द इनपुट करंट आई नोट इज इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक है, ये एक ऐसे इनफाइनाइट लैडर गिवन है जिसमें एक nth पोजीशन गिवन है और ये लास्ट में जो एक रेजिस्टेंस है वो R लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास इनफाइनाइट लैडर है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड होता है अगर इनफाइनाइट अपन को सीरीज गिवन होती है रेजिस्टेंस में, तो नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द लैडर। कैसे करते हैं ये अपन सबको पता है। ठीक है, जैसे अपने पास इनफाइनाइट लैडर गिवन है ना, तो अपन क्या करते हैं, अगर मैं एक समंदर में से एक लोटा अगर पानी निकाल लूँ, है ना, तो समंदर का पानी कम तो हो नहीं जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। इनफाइनाइट अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस की सीरीज है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोटा मैंने पानी निकाल लिया ये जो इधर वाला पोर्शन है दैट इज द 1 लोटा पानी। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक, तो अब इधर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या चेंज होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है। सही बात है, एक अपन ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ से रिमूव कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास जो ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा ये वही है जो अब है ना, मतलब जो इनिशियल कंडीशन में जो रेजिस्टेंस था वो ही तो है ये अभी भी, है ना, देयर इज नो चेंज। लेट्स से अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर देता हूं, तो मैं यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस को देखता हूं तो मेरे को वही रेजिस्टेंस दिखाई देगा जो मैं यहां से देख पाऊंगा। हाँ क्या ना, तो मान लो कि यहां से अपने पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो RQ आने वाला था, तो यहां से भी तो RQ ही रहने वाला है ना, सेम ही रहेगा वो। अगर मैं इस एक को हटा दूं तो सेम ही तो है ना। तो मैं क्या करूं, इस पूरे जो इनफाइनाइट सीरीज है इसकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, एक स्मॉल r ऐसे लगा हुआ है, एक कैपिटल R ऐसे लगा हुआ है ना, और इसकी जगह अपन को क्या लगा देना है, एक R इक्विवेलेंट लगा देना है, दैट इज R इक्विवेलेंट, दैट इज कैपिटल R, दैट इज स्मॉल r, है ना, और ये हो गया A, ये हो गया B। तो इधर से अगर मैं देखता हूँ, है ना, तो मेरे को वही दिखता है R इक्विवेलेंट के बराबर ही। ठीक है, तो अब R इक्विवेलेंट देखते हैं, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, अगर ये पैरेलल में हो गए तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, R मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, इजंट इट। तो इन दोनों को अगर फिर मैं इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस ये वाला रिप्लेस करूंगा, देन दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज, इजंट इट। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट हियर, R इक्विवेलेंट विल बी द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R एंड R इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। सही बात है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है मेरे को, तो यहाँ से देखो एलसीएम लूँगा मैं और इसको मल्टीप्लाई करूँगा, R मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R इक्विवेलेंट। तो देखो क्या कट गया, अपने पास ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। देखो R इक्विवेलेंट के टर्म्स में अपन पास क्वाड्रेटिक बन गई, दैट इज R मल्टीप्लाई माइनस लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, माइनस ऑफ R मल्टीप्लाई R इक्विवेलेंट माइनस ऑफ स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन अपने जो बोधायन है ना वो अमर रहे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज R स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a is 1 and that is r whole divided by 2।
ठीक है। अब माइनस के साथ जाएंगे कि प्लस के साथ? ऑब्वियसली प्लस के साथ जाएंगे। माइनस के साथ जाएंगे तो रिजल्टेंट नेगेटिव आ जाना है ना, तो प्लस के साथ जाएंगे, ठीक है। तो आर इक्वलेंट देखो कितना हो जाएगा, आर प्लस और यहाँ पे 4 स्मॉल आर कैपिटल आर, है ना। तो यहाँ से अपन कुछ कर सकते हैं क्या, अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ तो आर आर, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो अपन यही फाइनल लिख लेते हैं, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाय 2, सो दैट विल बी द आर इक्वलेंट, ठीक है। यही अपन को पूछा गया था, है ना। मतलब इसका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा, ठीक। हाँ सॉरी, वो बोधायन नहीं थे, वो श्रीधराचार्य थे। श्रीधराचार्य अमर रहे, ठीक है। बोधायन भी अमर रहे, है ना, क्योंकि पाइथागोरस और बोधायन दोनों साथ में ही तो थे, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसका मतलब बी पार्ट, है ना। दैट वाज द ए पार्ट, डायरेक्ट सी कैसे आ गया। कंसिडर द इनफाइनाइट लैडर, ये ए पार्ट था, बी पार्ट कहाँ गया। कंसिडर एन इनफाइनाइट लैडर, सोल्व दिस, ओके। यहाँ से ए पार्ट गायब हो गया शायद, सॉरी बी पार्ट गायब हो गया। तो बी पार्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या वहाँ पे है। बी पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो बी पार्ट में ऐसे ही बता देता हूँ, बोल के बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे सीधा सी पार्ट है, बी पार्ट में बोल के बता देता हूँ। बी पार्ट क्या है देखो, बी पार्ट में बोला है अपन को फाइंड द recursion relation obeyed by the current through the horizontal resistor small r, ठीक है। You will get the relation where in will be related to I of is and I is less than small n and n is greater than 0। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि रिकर्शन रिलेशन अपन को चाहिए और रेजिस्टेंस स्मॉल r के लिए, जिसमें देखो रिकर्शन रिलेशन का मतलब है कि अपन को रिलेशन चाहिए in+1 और in-1, ठीक है। इसमें अपन को रिलेशन चाहिए, बस यही बोला हुआ है इसमें ना। तो अपन को in+1, in और in-1 में रिलेशन चाहिए, तो वो अपन को यहाँ से देखो सर्किट से मिलेगा। देखो बी पार्ट अपन यहीं पे सोल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो अपन इसको क्या हटा दें, क्या इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी अपन को, चलो कोई बात नहीं। तो ये अपने पास सर्किट है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये in है ना, ये in है ना, और ये in डैश है, ठीक है। और इधर जो होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये in-1 है, ये in-1 डैश है, ये in है, ये in डैश है। तो अगर मैं इधर करंट देखूँ, है ना, तो ये करंट कितनी होगी, I of n+1, और इधर करंट कितनी हो जाएगी फिर, I of n+1 डैश। तो यहाँ पे देखो अपने पास दो पॉइंट अपन मान लेते हैं, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ठीक है। जैसे दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट पे पहले KCL देखूँ, है ना, KCL एट ए, है ना। तो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मैं KCL एट ए, है ना। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि इधर से कितनी करंट आ रही है, I of n-1, है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं I of n-1 इज इक्वल्स टू कितनी उधर चली गई, I of n प्लस I of n डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन अपन इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, I n डैश इज इक्वल्स टू I of n-1 माइनस ऑफ I of n। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। मैंने पहले KCL लगाया ए पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं KVL लगाना चाह रहा हूँ इस लूप में, है ना, इस पूरे लूप में मैं लगाना चाह रहा हूँ KVL। तो देखो कैसे लगाएंगे, ये जो in डैश है, चलो इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पे, देखो A और B के अक्रॉस जो in डैश है इंटू R, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। और इधर से कितना हो जाएगा, R मल्टीप्लाई in प्लस कैपिटल R मल्टीप्लाई I of n+1, इजंट इट, और ये भी डैश, ठीक। अब in डैश की वैल्यू अपन यहाँ से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगी अपने पास in डैश की वैल्यू, अब अपन को उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, in डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपन। तो ये बनेगा I of n-1 प्लस सॉरी माइनस I of n मल्टीप्लाई कैपिटल R एंड R of I of n प्लस कैपिटल R। नाउ सी I of n+1 डैश की वैल्यू चाहिए अपन को, I of n डैश की वैल्यू पता है ना। तो ध्यान से देखें अपन, देखो
अगर मैं यहाँ से आई ऑफ एन प्लस वन डैश की वैल्यू लिखूँ तो एन की जगह एन प्लस वन लिखना है ना अपन को, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आई एन माइनस ऑफ आई ऑफ एन माइनस वन, सही बात है ना, सॉरी एन प्लस वन, यहाँ पे एन प्लस वन, यहाँ पे एन माइनस वन, तो एन प्लस वन माइनस वन दैट इज आई एन माइनस ऑफ आई एन माइनस वन, एन प्लस वन है ना। तो यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, आई ऑफ एन माइनस ऑफ आई ऑफ एन प्लस वन, ठीक है, हो गया रिलेशन, देखो है ना। अब आई एन में रिलेशन आ गया, आई एन प्लस वन और आई एन में आ गया, देखो आई एन ये रहा, आई एन ये रहा, तो ये उधर जाएगा टू बनेगा, एक आई एन ये रहा, है ना। तो अपने पास ये आई एन बन जाएगा, तो आर ऑफ आई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, या फिर सारों को अपन इधर ही ले आते हैं, है ना, तो सबको अपन इधर ले आते हैं और यहाँ पे बन जाएगा देखो आर, और ये बन जाएगा टू ऑफ कैपिटल आर, टू आर आई ऑफ एन, है ना, एक आर आई एन, एक आर आई एन, टू ऑफ आर आई एन बन गया, और एक ये बन जाएगा माइनस ऑफ आर ऑफ आई एन, और ये इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ कैपिटल आर ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, आर को डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, आर ऑफ एन माइनस वन प्लस माइनस, सॉरी, है ना, ये भी माइनस का बनेगा, वो भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस ऑफ स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस टू आई ऑफ एन प्लस आई ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट इज द रिकर्शन रिलेशन इन आई एन माइनस वन, आई एन एंड आई एन प्लस वन, ठीक है। तो दैट इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट, ठीक। अब सिमिलरली अपन को थर्ड पार्ट के लिए आगे चलना है। जो थर्ड पार्ट क्या बोलता है देखो, हाँ, दैट इज द थर्ड पार्ट। सी, सोल्व दिस फॉर स्पेशल केस आर इज इक्वल्स टू स्मॉल आर टू ऑब्टेन आई एन डैश एज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एन, ठीक है। यू मे हैव टू मेक ए रीजनेबल assumption about the behavior of in and n becomes large, ठीक है। तो अपन को कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r के केस के लिए आई एन और आई एन डैश को अपन को n के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो अपन को आई एन और आई एन डैश चाहिए, ठीक। के लिए ना अपन देखो क्या करना है, इसमें ना अपन को बोला गया है कि n को जो है मतलब जो आई एन है ना वो अप टू n जाना चाहिए, n इज ए लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो अपन शुरुआत से चालू करते हैं। शुरुआत से का मतलब हुआ कि अपन चालू करते हैं, जैसे अपन को यहाँ पे देखो आई नोट करंट दे रखी है, यहाँ पे कितनी करंट दे रखी है अपन को, आई नोट करंट दे रखी है ना, और यहाँ पे जो करंट जारी है दैट इज आई वन, इजंट इट, और ये इधर कितनी है, दैट इज आई वन डैश, हाँ क्या ना, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे रेजिस्टेंस की जगह, है ना, जो कि A और B के बीच में है, इस पूरे रेजिस्टेंस की जगह X रिप्लेस कर देता हूँ, तो मेरे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ I नोट एंड X। और इसमें देखो स्पेशल केस गिवन अपन को कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो अभी अपन ने रेजिस्टेंस R इक्वलेंट की वैल्यू निकाली थी, है ना, R इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, मतलब जो R इक्वलेंट अपन यहाँ पे रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू दैट वाज R प्लस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, ये आई थी। तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर पुट करते हैं अपन, तो देखो कैपिटल आर प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 5 ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे देखो आर इक्वलेंट की वैल्यू अपने पास सीधी की सीधी आ रही है, दैट इज 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 कैपिटल आर डिवाइड बाई 2, सही बात है ना। देखो ये अपने पास आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो ए और बी के अक्रॉस जो राइट वाला जो इनफाइनाइट वाला सर्किट था ना, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया आर इक्वलेंट से, लेट से, ठीक है। तो देखो कैसा बनेगा वो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक रेजिस्टेंस, अब सारे के सारे रेजिस्टेंस कैसे हो गए, कैपिटल आर के बराबर, है ना, और यहाँ पे भी अपने पास ये आर इक्वलेंट हो गया, ठीक है। दैट इज आर इक्वलेंट, दैट इज आर एंड दैट इज आर। ये अपने पास कितना आया, यहाँ पे आई नोट आया, ठीक है, ये आई नोट आया, और यहाँ पे अपने पास करंट कितनी गई थी, आई वन, और इधर कितनी करंट गई है, आई वन डैश, इजंट इट।
तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं इसके अक्रॉस लिख लेते हैं अपन ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये जो ए और बी अपन ने पॉइंट माना था ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये अपन पोटेंशियल को इक्वेट कर लेते हैं। देखो है ना, कैसे करेंगे, I1 डैश इज नथिंग बट आई नोट माइनस I1, हाँ क्या ना, सही बात है ना, आई नोट माइनस I1 है ना। तो मैं ए और बी के अक्रॉस देखो पोटेंशियल इक्वल कर रहा हूँ, V ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एंड दैट इज I1 डैश इंटू आर एंड दैट विल बी इक्वल टू I1 इंटू आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आई डैश की वैल्यू अपने पास ये रही है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई नोट माइनस ऑफ I1 इंटू आर इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाई आर इक्वलेंट, ठीक है। तो अपने पास ये जो आर है ना, अब यहाँ पे देखो I1 और आर इक्वलेंट ये दोनों अपने पास, मैं I1 के टर्म्स में I1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ आई नोट एंड आर डिवाइड बाय आर प्लस आर इक्वलेंट, ठीक है। ये देखो, ठीक बात है, ये I1 आ गया है ना। अब अगर मैं इसको n को और बढ़ाऊं का मतलब है कि मैंने जो यहाँ पे x माना था ना, जो मैंने यहाँ पे x माना था ना, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे x माना था, मतलब या फिर मैंने R इक्वलेंट माना था, तो अब मैं यहाँ पे R इक्वलेंट मान सकता हूँ। सेकेंड टर्म ये होगा है ना, I1 इधर है तो ये अपने पास होगी I2 और इधर हो जाएगी अपने पास I ऑफ 2 डैश, ठीक है। मतलब n जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे टुवर्ड्स द n, है ना। तो अपने पास I ऑफ nth आ जाएगी। देखो अभी अपने पास क्या आई है, I1 आई है इन टर्म्स ऑफ I नोट, है ना। फिर जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा, है ना, 1 से क्या 2, 2 से क्या 3, अप टू n, तो in की वैल्यू अपने पास इन टर्म्स ऑफ I नोट आ जाएगी, हाँ क्या ना। तो देखो कैसे कर पाएंगे अपन इसको, मैं सेकंड सर्किट बना रहा हूं, है ना, एक और सर्किट में ले रहा हूं। यहाँ पे देखो कैसा बनेगा अपने पास, एक आर, दो आर, है ना, ये आर हो गया, ये आर हो गया, और एक ये x हो गया, दैट इज x मतलब R इक्वलेंट, है ना, जो अपन जनरली x मानते हैं। तो ये R इक्वलेंट, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है ना। अब यहाँ से कितनी गई I नोट, यहाँ से कितनी आई I1, इधर गई I1 डैश, है ना, इधर कितनी गई I2 और इधर कितनी गई I2 डैश, सही बात। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये अगर मैं इसको ऐसे दबा लूँ, छुपा लूँ, है ना, तो I नोट की जगह I1 हो गया और I1 की जगह I2 हो गया, इजंट इट। I नोट की जगह I1 हो गया और I2 की जगह, मतलब I1 की जगह I2 हो गया, सही बात है ना। तो यहाँ पे जैसे अपने पास I1 इजिकल्स टू आई नोट इंटू आर आया है, वैसे ही वापस से सेम कैलकुलेशन से मेरे पास कितना आएगा, I2 इजिकल्स टू I1 इंटू आर नोट नहीं आर प्लस आर इक्वलेंट। अब I1 की वैल्यू यहां से पुट कर लेते हैं, तो कितनी आ गई देखो, I नोट आर डिवाइड बाई आर प्लस आर इक्वलेंट का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो ध्यान से, यहां पे जब 1 था तो R अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट की पावर थी 1, है ना। यहां पे जब 2 हुआ तो यहां पे R अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट की पावर हो गई 2। अब जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा अप टू n, है ना, तो I ऑफ n कितना हो जाएगा देखो, I नोट R डिवाइड बाय R प्लस आर इक्वलेंट टू द पावर n। आर इक्वलेंट की वैल्यू कितनी है वो अपन को पता है ना, अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं वहां से, है ना। तो इस तरीके से अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। आर इक्वलेंट की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, वो वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो IN इजिकल्स टू आई नोट आर डिवाइड बाई आर प्लस, है ना, तो यहाँ पे आएगा आर प्लस आर अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2, आर से आर तो कट गया, है ना, तो दैट विल बी आई नोट, आर से आर कट गया ना यहाँ पे, तो ये बनेगा अपने पास 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइड बाय
और यहाँ पे 2 मतलब 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ये बन जाएगा। 2 और 1 3 हो गया ना, तो दैट विल बी, और इसकी पावर n, इसकी पावर कितनी है n। अगर मैं i ऑफ n लिखता हूँ तो दैट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सी पार्ट का जो आंसर है वो ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। तो इसके बाद में अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ठीक है, INPHO 2018। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, जैसे एक वॉच होती है ना, जिसको अपन सेन वॉच बोलते हैं, जैसे बॉर्डर में दिखाई गई थी, है ना, जब वो सुनील शेट्टी जो है वो वापस से सरहद पे जाता है ना, बॉर्डर पे जाता है, तो मतलब उस गाने में होता है ना, जाते हुए वेलम हो, है ना, उसमें वो जो वॉच होती है उसको वो पलट देता है। तो वैसी एक कोई वॉच है यहाँ पे, जो कांच की बनी हुई होती है और इसमें सैंड भरी हुई होती है। ठीक है, ये बहुत पहले का टाइम था, तो उसमें ऐसी वॉचेज आती थी। तो इसमें क्या बोला गया है, देखो एक वॉच है, ठीक है, और इसमें ना ए आर ग्लास इज प्लेस्ड ऑन ए weighing scale. Initially, all the sand of mass m0 kg in the glass is held. मतलब जो पूरी की पूरी सेंड है ना इसमें भरी हुई है ऊपर वाले में, उसका मास अपने पास कितना है m0 kg है। ठीक है, अपर रिजर्वोयर एबीसी जो बनाया हुआ है, ठीक है, एंड द मास ऑफ ग्लास अलोन इज कैपिटल एम, है ना, मतलब जो ग्लास का मास है ना वो कैपिटल एम है। इसका मतलब टोटल मास कितना होगा, कैपिटल एम प्लस m0, ऐसा। ठीक है, t बराबर 0 पे द सेंड इज रिलीज्ड। ठीक है, जैसे ही अपन इसको छोड़ते हैं, है ना, तो नीचे की तरफ सेंड गिरना चालू कर देती है। इट एग्जिट्स द अपर रिजर्वोयर एट द कांस्टेंट रेट, मतलब ये एग्जिट करती है एक कांस्टेंट रेट से, एंड दैट कांस्टेंट रेट इज dm/dt इज लैम्डा kg पर सेकंड। ऐसे अपन ने वेरिएबल मास सिस्टम के क्वेश्चन बहुत किए सेंटर ऑफ मास में। ठीक है, तो dm/dt लैम्डा kg पर सेकंड है, where m is a mass of sand in the upper reservoir at time t second। ठीक है, assume that the speed of the, मतलब ये जो m है ना, ये जो m है ये अपर रिजर्वोयर में किसी भी टाइम t के ऊपर मास है। ठीक है, assume that the speed of falling sand is 0 at the neck, मतलब जब sand जो है वो यहाँ से जब निकलती है बाहर तो उसकी इनिशियल स्पीड होती है 0, है ना, और इसमें अपन को ये हाइट भी प्रोवाइडेड है कि ये हाइट कितनी होगी, हाँ। ग्लास आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए कांस्टेंट हाइट h, इट इंस्टेंटेनियसली कम्स टू रेस्ट ऑन द फ्लोर d, मतलब जैसे ही वो फ्लोर के ऊपर गिरती है वो रेस्ट कर जाती है ऑफ द कोर ग्लास। ठीक है, ऑब्टेन द रीडिंग ऑन द स्केल for all time t greater than 0, make a detailed plot on the reading versus time। अब ध्यान से समझेंगे, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, हाँ अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा अगर अपन बड़ा कर लें, यहाँ पे ले आते हैं इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अब देखते हैं हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। यहाँ पे अपन एक सैंड पार्टिकल को मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0। ठीक है, तो ये जो सेंड पार्टिकल जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो कुछ टाइम लेगा वो, तो वो टाइम कितना होगा, वो टाइम अपने पास हो जाएगा √2h/g। ये बताने की अपन को जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल स्पीड 0 है और हाइट कितनी है h, तो √2h/g अपने पास टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जब तक इसका जो पहला वाला पार्टिकल है ना, जब तक वो यहाँ तक पहुंच नहीं जाएगा ना, है ना, तब तक जो सेंड ऊपर से गिरेगी उसका वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से कोई नीचे की तरफ फोर्स आएगा नहीं। तो होगा क्या, यहां से ये बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर निकलता है कितने से, लैम्डा kg पर सेकंड से। ठीक है, तो यहां से लेके और यहां तक जब तक ये पहुंचेगा नहीं तब तक अपने पास वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से कोई भी थ्रस्ट फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने से बाहर निकल रहा है, v = 0 से। अगर ये भी किसी इनिशियल वेलोसिटी से निकलता है ना तो अपने पास थ्रस्ट फोर्स लग जाता ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0। ठीक है, तो मैं ये टाइम को बोल देता हूँ, लेट्स से दिस टाइम इज t1। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि
टी लेस देन 0, मतलब जब मैं इसको चालू नहीं करता हूँ उससे पहले इसका मास कितना रीड कर रहा होगा, मतलब इसका नॉर्मल कितना रीड कर रहा होगा। नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा अपने पास एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जी, इजंट इट, कांस्टेंट, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया तो मैं बात करता हूँ t ग्रेटर देन 0 से लेके और अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी तक, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी तक, है ना। ये कौन सा टाइम है, जब जो सेंड पार्टिकल्स है वो यहाँ कहीं बीच में है, यहाँ कहीं बीच में है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अपन किसी टाइम t के ऊपर, है ना, किसी टाइम t के ऊपर, तो इसमें से कितना सेंड पार्टिकल्स बाहर आ गए होंगे। देखो जैसे मान लो इसमें से ना इतनी हाइट तक सेंड पार्टिकल्स बाहर आ गए, लेकिन अभी भी बेस यहाँ पे है, ठीक है। ये किसी टाइम t के बारे में बात करना है अपन, तो अपने पास ये कितना मास आ जाएगा, ये मास आ जाएगा लैम्डा इंटू टी, तो ये वाला मास तो जो मेजरमेंट है उसमें कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो अभी फ्री एयर में है ना। ये किस में है, फ्री एयर में होगा, सही बात है ना। ये कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये जो मास होगा ना, ये बीच में जो मास होगा वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं इसमें मेजरमेंट है, ठीक है। तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं मास देखता हूँ, नॉर्मल देखता हूँ उसका, है ना, तो नॉर्मल एक्सर्टेड या फिर नॉर्मल मेजर्ड, जो भी अपन बोल सकते हैं। तो नॉर्मल को अपन क्या लिखेंगे, देखो टोटल मास कितना था अपने पास, एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जी, है ना। इतना मास इनिशियली था और टी टाइम पे इतना मास जो है वो गायब हो गया, है ना, मतलब कि ये हवा में है, ठीक है। तो हवा में है तो माइनस ऑफ लेमडा टी दैट इज मास मल्टीप्लाई जी, तो इतना नॉर्मल जो है वो मेजर करेगा। तो रीडिंग अगर केवल मास की लेनी है अपन को, तो मास की रीडिंग कितनी हो जाएगी, रीडिंग यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ग्राफ भी प्लॉट करना था अपन को ना, रीडिंग ऑफ मशीन, तो रीडिंग कितनी हो जाएगी इसकी, एम मेजर्ड, ठीक है, दैट विल बी एम नॉट प्लस कैपिटल एम एंड जी माइनस ऑफ लेमडा इंटू टी। मतलब ये हुआ कि जब तक पहला वाला पार्टिकल हवा में रहेगा तब तक जो रीडिंग है वेइंग मशीन की वो डिक्रीज होती जाएगी कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। और लीनियर अपने पास रिलेशन है मास का, मेजर्ड रीडिंग का और टाइम का, ठीक है ना। लीनियरली डिक्रीज करेगा वो टाइम के साथ, है ना। तो अपने पास कौन सी कंडीशन होगी, जब पहला वाला पार्टिकल जो है वो हवा में रहेगा वहां से लेके पहला वाला पार्टिकल रिलीज होगा वहां से लेके जब तक कि वो नीचे टच नहीं करेगा वहां तक की बात है, 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी की बात, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, देखो इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में क्या होगा, ऐसा कुछ है ना कार्यक्रम। अब इसके बाद में ना जो मास है ना, वो यहां पे किसी ना किसी वेलोसिटी से हिट करेगा, है ना, किसी ना किसी वेलोसिटी से यहाँ पे ऐसे हिट करेगा नीचे की तरफ, और ये वेलोसिटी होगी कितनी, अंडर रूट ऑफ 2gh, तो इस वेलोसिटी की वजह से एक थ्रस्ट और आ जाएगा नीचे की तरफ, है ना। और ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा ना, ये कितना होगा, v रिलेटिव होता है मल्टीप्लाई dm बाय dt। v रिलेटिव कितना हो गया, देखो बेस तो अपने पास स्टेशनरी है, v रिलेटिव मतलब ऊपर से ही हिट करेगा, तो अंडर रूट ऑफ 2gh, और हिट करने के बाद में वापस से उछलता नहीं है, ठीक है। तो dm बाई dt अपने पास कितना हो गया, लेमडा। तो अपने पास fth की जो वैल्यू है वो अपने पास देखो कितनी होगी, fth विल बी लेमडा अंडर रूट ऑफ 2gh, सही बात है। तो ये अपने पास क्या होगा, नीचे की तरफ हिट करते हुए मास होगा। अब होगा क्या, देखो अब कुछ मास तो मान लो कि यहां पे आ गया वो, कुछ मास यहां पे जाके इकट्ठा हो गया ऐसे, है ना। अभी भी कुछ मास हवा में है,
तो हवा में जो मास है, एयर में जो मास है, उसकी रीडिंग तो अभी भी नहीं आएगी। तो अपन मान लेते हैं कि कौन सा टाइम की बात करें अपन, जैसे अपने पास टाइम कहाँ से स्टार्ट हो गया, t लेस देन √2h/g, यहां तक तो अपन ने देख लिया है ना कि रीडिंग कैसे होने वाली है ना। अब अपन इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो इससे आगे क्या होने वाला है वो देखते हैं, है ना। t ग्रेटर देन √2h/g, और लेस देन मतलब क्या, मतलब कहां तक अपन को ये चीज देखनी है कि सेम वेरिएशन हो, ठीक है। तो कब तक होगा ये सेम वेरिएशन, जब तक कि ये पूरा का पूरा जो मास है वो यहां नहीं गिर जाता, मतलब यहां नहीं, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पूरा का पूरा मास ऊपर वाले कंपार्टमेंट को छोड़ नहीं देता, है ना। पूरा का पूरा मास ऊपर वाले कंपार्टमेंट को छोड़ नहीं देता, तो वो टाइम क्या होगा, है ना। देखो लेमडा kg/सेकेंड से तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है ना, रिलीज हो रहा है, मल्टीप्लाई लेट से t2 टाइम, तो टोटल मास कितना होना चाहिए अपने पास, m0, कितना मास होना चाहिए अपने पास, m0। जब तक कि m0 मास वहां से निकल नहीं जाता पूरा का पूरा, तब तक का अपन को टाइम देखना है। तो t2 अपने पास कितना हो जाना चाहिए, t2 इज इक्वल्स टू m0 डिवाइड बाय लेमडा, है ना। तो अपन कहां से चालू करेंगे देखना, अपन चालू करेंगे यहां से √2h/g से लेके और कौन से टाइम तक, m0 बाय लेमडा तक, है ना। तो जो सेकंड केस है वो होगा अपने पास √2h/g और कहां तक, m0 बाय लेमडा तक, जब तक कि पूरा वो सेंड नहीं निकल जाती। अगर पूरी सेंड निकली है अभी तो वो पूरी की पूरी सेंड यहाँ पे पहुंची नहीं है अभी तक, है ना, वो टाइम की, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो क्या होगा। अब ये अपने पास कहीं ना कहीं एक ऐसी बीच वाली कंडीशन है, ठीक है ना, जो कि इस टाइम के बीच में होगी, ठीक है। तो होगा क्या, देखो नीचे की तरफ थ्रस्ट फोर्स है ना, तो यहाँ पे अपने पास कितना मास रहेगा अभी भी, लेमडा इंटू √2h/g, इतना ही मास रहेगा। तो अपने पास देखो टोटल मास कितना है, देखो रीडिंग अगर मैं बात करता हूँ, मैं पहले नॉर्मल की बात कर लेते हैं फिर रीडिंग की बात करेंगे, है ना। नॉर्मल एक्सर्टेड बाय वेइंग मशीन, तो देखो कितना मास है अपने पास टोटल, m0 प्लस कैपिटल M इंटू g, है ना। उसमें से कितना हवा में है, माइनस लेमडा इंटू टी, और ये टी किसके बीच में है, ये टी अपने पास होगा, सॉरी इंटू लेमडा इंटू √2h/g, ऐसे कर लेते हैं √2h/g, है ना, इंटू g, है ना। इतना जो मास है mg है वो हवा में रहेगा, ठीक। अब थ्रस्ट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, प्लस ये रहा थ्रस्ट फोर्स, लेमडा इंटू √2gh, ठीक बात है। तो अपने पास देखो यहाँ पे ये दोनों तो कट रहे हैं, देखो तो नॉर्मल अपने पास कितना मेजर हो रहा है, m0 प्लस m मल्टीप्लाई g, इसका मतलब ये जो रीडिंग है ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगी, है ना। तो रीडिंग अपने पास कितनी आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी अपने पास m0 प्लस कैपिटल M, मतलब कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम, कहां से कहां तक के लिए, √2h/g से लेके m0 बाय लेमडा तक, है ना, मतलब t2 तक, है ना, कांस्टेंट रहने वाली है रीडिंग, ठीक। इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन। अब क्या होगा कि जैसे पूरी की पूरी जो सेंड है ना, उसने ऊपर वाले कंपार्टमेंट को लीव कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी एक जो लाइन है वो बचेगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक लाइन बचेगी अभी भी, है ना, इस तरीके से बच रही होगी लाइन, जी वाली। अब अपन बात कब की कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं t ग्रेटर देन m0 डिवाइड बाय लेमडा, है ना, और फाइनल कितना, फाइनल टाइम कितना होना चाहिए, m0 डिवाइड बाय लेमडा प्लस 2h बाय लेमडा, 2h/g, √2h/g प्लस √2h/g,
मतलब अभी अपन जो बात करेंगे, मतलब फाइनल टाइम कितना हो जाएगा, एम नॉट बाई लेमडा प्लस अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, क्योंकि इस पूरे फाइनल वाले पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वहां तक तो अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो देखो टाइम अपने पास देखो होगा कितना, ग्रेटर देन एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा और लेस देन एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा प्लस अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। इतने टाइम तक अपन को कैलकुलेट करना है। थर्ड केस, दैट विल बी द थर्ड केस। तो होगा क्या, देखो यहाँ पे कितना मास आ गया, अगर मैं यहाँ पे मास कैलकुलेट करना चाहूँ या फिर मैं बोलूँ नॉर्मल की रीडिंग देखो कितनी आएगी अपने पास। तो एन में देखो, एन में अपने पास क्या होगा, जो ये वाली रीडिंग आ रही थी ना, ये वाली रीडिंग, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, है ना, क्योंकि अभी तक पूरा गिरा नहीं है ना। तो ये रीडिंग तो अपने पास कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो यहाँ पे अपने पास देखो कितना आएगा, एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जी। अब और थ्रस्ट फोर्स कौन से वाले फोर्स की वजह से लग रहा है, देखो ध्यान से, लेमडा है ना, टी माइनस ऑफ टी टू बोलो, या फिर अपन इसको बोल देते हैं एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा। इस टाइम के बाद का अपन को कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा इंटू जी, ठीक है, टी माइनस एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा इंटू जी, ठीक बात है। तो ये अपने पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। तो अगर मैं रीडिंग बोलता हूँ उसकी मास की, तो रीडिंग अपने पास कितनी आएगी, देखो रीडिंग मशीन की आ जाएगी अपने पास एम नॉट प्लस कैपिटल एम, है ना, और प्लस लेमडा टी माइनस ऑफ एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा। इसका मतलब है कि जब लास्ट वाला पार्टिकल ऊपर वाले कंपार्टमेंट को लीव कर देगा ना, रिलीज कर देगा, तो होगा क्या, रीडिंग जो है वो अचानक से बढ़ेगी तेजी से, है ना, लीनियर वेरिएशन है देखो टाइम के साथ, है ना, ऐसे बढ़ेगी। और फिर उसके बाद मतलब कौन सा वाले टाइम के बाद, जब ये जो टाइम है ये अपने पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, है ना, मतलब यहां से लेके और दैट विल बी द फाइनल टाइम, दैट विल बी द फाइनल टाइम, है ना। तो इतने टाइम के बाद अपने पास वापस से रीडिंग कितनी आ जाएगी, सेम ही आ जाएगी, है ना, कितना, एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जी, क्योंकि उसके बाद में तो कुछ वेरिएशन हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ तो कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे अपन। ये अपने पास हो गया लेट्स से टाइम, ठीक है, और यहां पे अपने पास हो गई रीडिंग, है ना। तो चालू कहां से होगा, चालू होगा अपने पास यहां से, और ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है अपने पास, ये लाइन है अपने पास एम नॉट प्लस कैपिटल एम इंटू जी भी बोल सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल की रीडिंग बताऊं या फिर केवल मास की रीडिंग बताऊं तो इतना, है ना। तो इनिशियली जो रीडिंग है वो ऐसे डिक्रीज करेगी, है ना, कब तक डिक्रीज करेगी, ये टाइम है अपने पास अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। फिर उसके बाद रहेगी ये कांस्टेंट, है ना, उसके बाद कांस्टेंट रहेगी कब तक, इसके बाद टी फाइनल विल भी होगा अपने पास एम नॉट डिवाइड बाय लेमडा, यहां तक कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद इंक्रीज होगी स्ट्रेट लाइन से, है ना, मैक्सिमम तक, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, लेट्स से कुछ इस तरीके से। इस वैल्यू तक, है ना, और उसके बाद वापस से यहां पे कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास कुछ रीडिंग का ग्राफ बनेगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास कितना हो गया, एम नॉट प्लस कैपिटल एम, और यहाँ पे अपने पास मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास मिनिमम हो जाएगा एम नॉट प्लस कैपिटल एम माइनस लेमडा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी, ये मिनिमम हो जाएगी यहाँ पे, है ना। और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, सेम एम नॉट प्लस कैपिटल एम
प्लस लेमडा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g, 2h/g, ठीक है ना। तो अपने पास ये कुछ अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग हो जाएगी। और ये टाइम कितना होगा, ये अगर मैं टाइम बोलूं तो ये अपने पास टाइम इससे अंडर रूट ऑफ 2h/g और ऐड हो जाएगा, है ना। तो दिस टाइम विल बी m0 प्लस लेमडा, m0 डिवाइड बाय लेमडा अंडर रूट ऑफ 2h/g। तो इस तरीके से अपने पास रीडिंग का लुक आएगा, ठीक है। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और जेईई एडवांस में अपन ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।